ये मशीनीकरण का बीजारोपण भी अंग्रेजों ने किया। ये जो गौ आधारित व्यवस्था जो हमारे देश की चल रही थी, बैलों से खेती, ये वो सब दुनिया भर का सारा चल रहा था, कोई रासायनिक खाद कीटनाशक नहीं था पहले। ये भी अंग्रेजों ने ही देश छोड़ने से पहले पहले उन्होंने बीजारोपण कर गए। गांव को कमजोर करना है, देश को कमजोर करना है, उस भावना से ये आ गए। बीज भी क्या करना, फसल क्या चाहिए, परंपरागत फसल नहीं करना। कौन सी करना? कपास पैदा करो, रंग पैदा करो, संकरित, और क्या क्या चीज़ें, अफीम पैदा करो, और यहाँ से कच्चा माल बाहर जाएगा, वहाँ से माल बनकर आएगा, बहुत महंगा आएगा, उसका हम लोग बीच में अच्छा कमाई करेंगे। यानी यहाँ से कमवाना और जाना लाना, यहाँ पर जब जरूरत पड़ेगी खाने पीने की तो बाहर से आएगा, बहुत महंगा आएगा, हमको लेना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा, रुपए का लोभ लालच दिया। ऐसी फसल पैदा करो जिसमें नोट ज़्यादा मिलेंगे। ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನೇಗಿಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ತನ್ನ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಲಸಿ ಮಾಡಲು ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಲಾಲಸಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ದಿನ ಯಾಕೆ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ अब ये जो सारा इतना आगे जब बढ़ गए वो लोग, करते 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 लगभग 1875 तक इन्होंने सारा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, कांग्रेस की स्थापना और बाकी सब चीज़ें कर डाली, शिक्षा और सब। लेकिन सारे राष्ट्र के विषय इतनी जल्दी थोड़ी होते हैं पूरे। करते 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 ये उसका प्रभाव 100 साल के बाद दिखाई दिया। अब क्या है, हम कहाँ हैं? रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, अधिक प्रयोग, गौ पालन की व्यवस्था कम करना, गाय केवल दूध के लिए है और वो भी दूध कम देती है, इस तरह की मानसिकता समाज में बन गई। क्योंकि यही अंग्रेज चाहते थे। ये बैल चालित व्यवस्था, गौ आधारित व्यवस्था, ये सारी जो गौ पालन होता है, पशुपालन होता है, उसके द्वारा खाद बनती है, वो खाद और खेतों में पड़ती है, अलग से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई बड़े पहले कोई कीट नहीं रहते थे, तो रासायनिक खाद के कारण कीट बढ़े। अब इन सब परिस्थितियों में क्या हो गया है, आज सारे देश भर के अंदर 2 लाख लोगों ने 20 वर्षों में, किसानों ने आत्महत्या की है। 2 लाख लोगों ने। उसमें कुछ संस्थाओं ने मिलकर के सर्वे किया 500 किसानों का। उसका निष्कर्ष क्या निकला है, वो निष्कर्ष बताता हूँ। लोगों ने, अच्छे बड़े बड़े खेती करने वाले लोग थे, उन्होंने पहले रासायनिक खाद का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग एक 5-6 साल तक एक बार में काम चलता रहा। एक 6 वर्षों के बाद लगभग एक 5-6 साल तक आगे 2 बार रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ा, तब फसल पैदा होती थी। फिर आ गया 11-12 सालों के बाद फिर 3 बार नंबर आ गया, और आगे फिर 20-22 साल के बाद 4 बार नंबर आ गया। जमीन में जो पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होना चाहिए, वो गोबर से की खाद से उपलब्ध होते हैं। रासायनिक खाद तो एक काम चलाऊ चीज़ है। अब ये बढ़ता रहा तो आगे पता लगा कि 25 साल की अवस्था में, 25 वर्ष हो गए, रासायनिक खाद कीटनाशक 5 बार एक फसल में 5 बार डालने के बाद भी फसल पैदा नहीं हो रही है। भूमि बंजर हो गई, नहीं इट पकड़ कोई बात नहीं, भूमि बंजर हो गई, या तो कीट, उसके जो कीट मित्र हैं, या तो नीचे चले गए या तो मर गए।
जो तत्व हैं, उपजाऊ तत्व, जितनी क्षमता चाहिए वो क्षमता नहीं है। अब रहन सहन, ठाट बाट, सारी प्रतिष्ठा का मापदंड वैसे बना हुआ है। सारे उन लोगों ने कोई खर्चे में कमी नहीं दिख रही है। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रैक्टर, बाकी सब चीज़ें, खर्चा तो होता ही है, तो वो सब चलता रहा। अब पैदा हो नहीं रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आदमी रुपया तो खाएगा नहीं, खाएगा तो अन्न फल सब्जी ही। तो करता भी है खेती, लेकिन वो घाटे का सौदा हो रहा है। कई वर्ष तक चलता रहा। व्यक्ति डिप्रेशन में आया, अपनी बात को किसी को बता भी नहीं पाया। अंत में वो डिप्रेशन में आने के कारण दुखी होकर, कोई आशा किरण की नहीं दिखती नहीं, और वो आत्महत्या करता है। ये उसका निष्कर्ष निकलता है, अधिक रासायनिक खाद, अधिक कीटनाशक के कारण। ये है उसका जड़ में निकल रहा है। आगे क्या होना है, आगे जो हुआ, हाँ इतनी बात को कंप्लीट करिए। ಈ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಬಿತ್ತದೆ. ಈ ಬೀಜ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಬೀಜ ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿಂತ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟಗಳು ಬಂದವು. ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾಗೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪಶುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ಎರೆಹುಳ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲ ನಮಗಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, 1 ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರನ 3 ವರ್ಷ ಫಸಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4-5 ಸರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬಿತ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿ, 2 ಸರಿ ಹಾಕಿ, 3 ಸರಿ ಹಾಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಂಜರಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಲಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಕಳೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ತಲುಪಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ हमारे सभी प्राणी जगत के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो 3 मिनट के बाद मृत्यु हो जाएगी? उसका क्या नाम है? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? उसका क्या नाम है? 3 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಜೀವಿ? ऑक्सीजन उसका नाम है। ಹಾಂ, क्या नाम है? ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ये ऑक्सीजन कहाँ से? ಆಮ್ಲಜನಕ. ಗಾಳಿ ಆಮ್ಲಜನಕ. ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से। पेड़, वनों से, वृक्ष से। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उसी समय 23% भूमि पर वन और वृक्ष थे। आबादी थी, जनसंख्या 40 करोड़। आज आबादी है 140 करोड़ और वन और वृक्ष रह गए हैं केवल 7% भूमि पर। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं है, और जितनी प्राणी जगत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसको ग्रहण करने की क्षमता वनों वृक्षों में है, वो वृक्ष इतने नहीं हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भड़क घूम रही है, वो विभिन्न प्रकार के रोग तैयार कर रही है। इधर भूमि को क्या चाहिए? जो पैदावार होती है उसमें कौन सा तत्व, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? ಸಸಾರ್ಜನಕ. नाइट्रोजन कहाँ से उपलब्ध होता है? वो प्राणी जगत के मलमूत्र में, अर्थात यही गोबर इत्यादि की खाद। ये जो असली खाद है इसमें तैयार होता है नाइट्रोजन। अब जब वो हम खेतों में वो नाइट्रोजन असली नहीं डालेंगे तो वो रासायनिक यूरिया और डीएपी डालेंगे। उससे क्या नुकसान होने वाला है? उससे रोग बढ़ रहे हैं, रोगी बढ़ रहे हैं, पैथी बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। कुछ भी थमने वाला है क्या? कुछ भी थम रहा है क्या? पंजाब के प्रत्येक गांव में 10-15 लोग कैंसर के रोगी हो गए हैं। कैंसर के डब्बी जलंधर से आते हैं। एक ट्रेन चलती है, लोगों ने उसका नाम कैंसर ट्रेन कर दिया। कोई
सरकार ने नहीं किया कैंसिल ट्रेन, लोग नहीं बोल लोग उस हल्ला मचाने लगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ इलाज कराने के लिए वो ट्रेन में भर के लोग आते हैं और जाते हैं। ये सारी हालत है। यही हालत पूरे देश के अंदर होने वाली है। अगर हमने यूरिया और डीएपी नहीं रोका और ये जितने भी हमने जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, अगर इनको नहीं रोका तो आगे चल कर के सारे देश के अंदर, जैसे दुनिया में कई देशों में पानी के लिए 50% अपनी आय का धन खर्च करना पड़ता है, वैसे ही भारत में 8-10 सालों में आपको अपनी आय का 50% धन केवल दवाइयों पर खर्च करना पड़ेगा, तो हमारा परिवार का जीवन चलेगा। ये हालत हुई जा रही है। आखिर को बीच में गत वर्ष में सत्र में यूरिया और डीएपी की कमी पड़ गई, इतना देश भर में हल्ला मचाया। अब चूंकि किसान नाराज ना हो जाएं, फसल पैदावार कम ना हो जाए, सरकार भी डरने लगी, विदेशों से मंगा करके और यूरिया और डीएपी को कवर किया, पूरा किया। यानी जनता इतनी उसके लिए है कि यूरिया नहीं होगा तो हमारा कुछ फसल ही नहीं होगी। ऐसा नहीं, हम एक गाय नहीं पाल सकते, उसके गोबर की अच्छी खाद नहीं बना सकते, वो हम नहीं करेंगे। बस रेडीमेड तैयार चाहिए, उसे झोंकते जाओ। वो कोई हर्जा नहीं है, रासायनिक खाद डालना कोई इतनी खराब नहीं है, लेकिन इतना नहीं डालना कि पूरी भूमि बंजर हो जाए या जहर पैदा होने लगे। इससे बचना, इससे बचाना, इसलिए हमको पुरातन व्यवस्था में आना पड़ेगा। रासायनिक खाद से, कीटनाशक से बचना और ये देशी खाद, जैविक खाद, जो भी उसके नाम आप देते हैं, प्राकृतिक खाद, इसका उपयोग अपने खेतों में करवाना, ये गांव गांव ये करना होगा। ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಸಂಕರ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೂಲ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮುಂದೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 50% ನೀರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಜನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಸರ್ಕಾರ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸೋತಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ? ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಗೋ ಸಾಕಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತತ್ವ. सारा विषय है। इस समस्या का हल सरकार के बस का रोग है क्या? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ? हम करना, इसके लिए समाज की जिम्मेदारी है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. दूसरा, आज भारतीय नस्ल की गाय अधिकांश गौशालाओं में पल रही है। वास्तव में गाय कहाँ पलना चाहिए? घरों में, घर घर में. किसान के घर में पलना चाहिए। तो किसान के घर में पलना चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये लोगों के मन बनना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। हजारों वर्षों से घर घर गाय पलती आ रही थी, तब कौन सी मुसीबत थी? अब गाय पलने में क्या दिक्कत है? पहले सैकड़ों गाय, हजारों गाय पलती थी, अब आज एक गाय नहीं पल पा रहे हैं। क्या हो गया हमारे समाज को? ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗಂಜಲ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೆದೆ ಹಾಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಾಯ ಸಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ನಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ अनुकूल आगे। तो इसको ध्यान में लोगों को लाना है। इसलिए गौ सेवा का उद्देश्य क्या है? अपनी गौ सेवा गतिविधि का उद्देश्य क्या है? घर घर गो. ಗೋಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ
ಯಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಗೋಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ को हर एक आदमी को पहुंचाना, उसको समझाना ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको समझा करके ये हमारा ये है कि हर एक किसान के पास में हमारा देसी गाय रखने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, सब कुछ समझा के। ಸರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. अब कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बिंदु, लेकिन जो है खाली बताने से काम तो चलेगा नहीं, आप लोग लिख लें तो काम बनेगा। ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಇದು ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ये जो लिख सकते हैं तो अपनी भाषा में लिख लें, जैसा भी। पहला है रोग मुक्त भारत, दूसरा है कर्ज मुक्त भारत, ಋಣಮುಕ್ತ, कर्ज मुक्त, हाँ, ಋಣ ऋण मुक्त, कर्ज मुक्त। 3 प्रदूषण मुक्त भारत, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ. आप जरा उसको यहाँ की भाषा में बोलते रहिए। प्रदूषण मुक्त भारत लिख लिया। चौथा अपराध मुक्त भारत, ಕ್ರೈಮ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. अपराध को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ. नंबर 5 कुपोषण मुक्त भारत। कुपोषण कन्नड़ में क्या शब्द है? ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಕುಪೋಷಣ. ಕುಪೋಷಣ ಕೆಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. पोषण नहीं मिलता है, जो बच्चों को, लोगों को, महिलाओं को जो मिलना चाहिए, जो तत्व वाली ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं, तो वो कुपोषण होता है। ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, कुपोषण मुक्त, उससे ಪೋಷಕಾಂಶ मुक्ति ಇರೋದು. पाने के लिए ಸತ್ವಭರಿತವಾದಂಥ गाय ಪೋಷಕಾಂಶ उसके लिए बहुत ಸಿಗಬೇಕು. उपयोगी चीज है, ये विषय है। नंबर 6 अन्न युक्त भारत, अन्न युक्त। नंबर 7 ऊर्जा युक्त भारत, ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಾರತ. अब ये सब ऊर्जा की चीज़ें हैं। बैलों से खेती होना, ये बैल द्वारा भी तेल निकाला जा रहा है। ऐसे ही आजकल इससे बैलों से ही और वो बिजली बनने लगी है, उससे जो है वो चलते हैं, चलते नहीं हैं, अपने स्थान पर चारा खा रहे हैं और अपने आप ही चल रहे हैं, धीरे नीचे टरबाइन लगे हैं और वो बिजली बन रही है। ये भी सारा काम चल पड़ा है। और भी उसका कई चीज़ें, गोबर गैस का सारा ही है, सीएनजी बनने लगी है गोबर से। कई ऐसे प्लांट देश में लगा दिए बड़े बड़े सारे उद्योगपतियों ने। 8वां है 8वीं रोजगार युक्त भारत। ಉದ್ಯೋಗ. अब रोजगार दिनगुली. के लिए लोग आज 5,000 रुपए की नौकरी के लिए मारे मारे भटक रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे युवक। लेकिन ये जो काम नहीं करना चाहेंगे, गौ पालन करके भी, और उसमें आज सैकड़ों प्रकार के प्रोडक्ट बनने लगे हैं, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 85 प्रकार की औषधियाँ बनने लगी हैं। आयुर्वेद और पंचगव्य के माध्यम से कई प्रकार के और भी काम होने लगे हैं। गाय के गोबर से कई प्रकार की प्रतिमाएं बनने लगी हैं, दीपक बनने लगे हैं। अब इसमें लाखों का व्यापार चालू हो गया है लोगों का, अपने रोजगार मिला है लोगों को, बनाने वाले अलग, बिक्री करने वाले अलग, एक बड़ा धंधा चालू हो गया है। तो ये अनेकों गौशाला वाले भी लोग काम करने लगे हैं, और भी तरह तरह से लोग अपने यहाँ स्वतंत्र रूप से काम करने लगे हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। तो ये 8 उद्देश्य हैं, कुल मिलाकर उद्देश्य सबका एक ही है, गौ सेवा का उद्देश्य ये 8 काम होने हैं। एक कहने के लिए तो बोलने की बातें हो गई। अब विचार करो, गाय विषय को लेकर के ये सब चीज़ें पूरी हो सकती कि नहीं? ಹೊಸ ये सब चीज़ें पूरी हो सकती है।
जैसे भारत को हम चाहते हैं, जिसकी रचना करना चाहते हैं, उसमें गाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये सारे 8 प्रकार के विषय ये हमको पूरे करने हैं। ये गौ सेवा गतिविधि का उद्देश्य है। कैसे होगा? इसके लिए एक 14 प्रकार के आयाम बनाए हैं, 14 प्रकार के काम, उसको आप लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना सबके जो हमने बोला है? मैं जरा समझाइए जरा। ಗೋಸೇವೆದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗೋಗತಿವಿದು ರೋಗಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡೋದು, ಋಣಮುಕ್ತ लिखिए, करणीय कार्य आयाम शाह। ಕರಣೀಯ नंबर ಕಾರ್ಯ आयाम शाह। नंबर ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಯಾಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। हाँ, आयाम के प्रकार में बता रहा हूँ। नंबर 1, गौपालन एवं गो संवर्धन। ये एक पूरा विषय है, पूरा एक काम है। दूसरा, गो चिकित्सा। नंबर 3, गो आधारित कृषि। नंबर 4, गो ऊर्जा। ಗೋಶಕ್ತಿ ಗೋಶಕ್ತಿ 5, पंचगव्य उत्पाद। ಪಂಚಗವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ। पंचगव्य और आयुर्वेद से मनुष्य चिकित्सा। ಸಾತ್ವ विपणन, विक्रय केंद्र। पंचकव्य ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಮಾರುಕಟ್ಟೆ विपणन लिख लिया। गोचर भूमि संरक्षण। जो गांव-गांव में गोचर भूमि के नाम पर आज पड़ी है, लोगों ने दबा रखा है, कब्जा कर रखा है, खेती कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार के अभिलेखों में गोचर भूमि ही है। तो जब गौपालन होगा, ಗೋಮಾಳ गौपालन होगा तो अपने आप ही जो है वो गोचर भूमि का संरक्षण होगा। कि गौपालन ही नहीं होगा तो क्या जरूरत है? अगला नमा, गो कथा। उसके आगे मठ, मंदिर, साधु संत, गौशाला, संपर्क। ये पूरा एक आयाम है। गो कथा के आगे डाट लगाकर मठ, मंदिर, साधु संत और गौशाला, संपर्क। 10वां, गो विज्ञान परीक्षा। गो विज्ञान से संबंधित बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों की परीक्षा होने लगी है। अपने सारे विषय को, गौ माता के विषय को पहुंचाने के लिए आज की पीढ़ी को कुछ पता नहीं है। काव जानते हैं, वो काव ऐसी जानते हैं जो जर्सी वाली काव, उसकी शकल सूरत खराब है, उसकी पता नहीं कैसे क्या है। ऐसा प्रचार चल रहा है। जेलों में गौशाला, जेलों में गौशाला या गौपालन। जेल जेल ಕೈದಿ ಕಾಣ ಬಂದಿಖಾನ ಕೈದಿ ಬನ್ನಿ ಜೈಲು ಜೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। गो अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रशिक्षण। गो अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण। केंद्र अलग है, करना है प्रशिक्षण बाद में, ऐसा उसका अर्थ है। अगला बिंदु, छतों पर बागवानी। छतों पर बागवानी अपने घर के नीचे
रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग न करते हुए अपने घरों में हम सब्जी उगाएंगे। हम रासायनिक खाद वाली बाजार की ढेर सारी वो जो कीटनाशक झोंकते हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस छतों पर बागवानी वाला एक ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ नगरों ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ में कस्बों में ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. अगला बिंदु है स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल योजना। स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल योजना कितने हो गए? 14 हुए कि नहीं? 14 आगे हो गया 14 ही हुए होंगे। हाँ 14 तो 14 ये आयाम हैं। इस समझाने का काम आप जरा करिए। ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 14 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಗೋಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಧನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋವನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧ ತಳಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಗೋಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ನಾವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇನ್ನು ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ, ನಾವೇನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತೀವೋ ಇದನ್ನು ಗೋವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ. ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆಯತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಗೋಶಕ್ತಿ, ಗೋವಿನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹೊರೆ ಫಸಲು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಫಸಲು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಳಸೋ ಬದಲು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎತ್ತನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಎತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಜನರೇಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಗಾಣದಿಂದ ಜನರೇಟರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಿಂದ CNG ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪಂಚಗವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದು DP ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಪಂಚಗವ್ಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಪಂಚಗವ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗೋಮಾಳ, ಗೋ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ. ಇನ್ನು ಗೋಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಿಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬದಲು ಗೋಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸೋದು. ಈಗ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಸೋದು. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೊಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಈಗ 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು. ಇನ್ನು ಗೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜೈಲಲ್ಲೂ ಗೋಶಾಲೆ, ಬಂದಿಖಾನೆ ಗೋಶಾಲೆ. 11ನೇದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ. ಈಗ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಈ ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದರಿಂದ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸುರಭಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಕುಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ 8-10 ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಕುಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ಸಾಕಿ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. आयाम है 14 आयाम के बल पर ऊपर के जो 8 उद्देश्य हैं उनको पूरा करना है। यानी हमें करना क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए कुछ आगे का बताता हूँ। इस अंत में जो लिखा है स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल योजना, इस सारे विषय को लेकर हमको कुछ काम सोचना है।
तो वो काम सोचने के लिए आप जरा विषय सब ले सकते हैं क्या? वो पूरा विषय आप लीजिए, चाहे खड़े होकर लीजिए चाहे बैठ के लीजिए, जैसा भी। ಅದೇ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಅದು कॉस्मिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए ऊपर में ओम लगा है ब्रास का। हाँ 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 एक है दिख रहा है आपको? बाद में इधर एक ब्रास है और बाद में वो शिव जी का जो नीचे एक ब्रास दिखता है। ऐसा क्यों लगाया मीन्स ये कॉस्मिक एनर्जी होता है। कॉस्मिक एनर्जी मतलब सूर्य किरण में जो एनर्जी है वो ओम लेता है, ओम लेके इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, इधर से उधर लिफ्ट होता है। वैसे ही वो इसमें भी है, मतलब पूरा एनर्जी जो है वो इधर घूमती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी हमारा मंदिर में जाएगा ना, कलश जो होता है ब्रास का, डोर के जाने तो नीचे ब्रास का रहता है, घंटी भी ब्रास के रहते हैं। हम लोग प्रदक्षिणा करके उधर बैठने के बोलते हैं 5 मिनट, क्यों? उधर में कॉस्मिक एनर्जी डेवलप होता है, घंटी का साउंड और ये जो रेज वगैरह आता है वो होता है। उसमें क्या होता है, डिप्रेशंस नहीं होता, बीपी कंट्रोल में रहता है। वो कॉन्सेप्ट में मैंने भी ये बनाया। दूसरी चीज़, ये जो लकड़ी है बागी मरा हमारा साइड में एक लकड़ी में है बागी, इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग बागी होता है। और इसके अलावा इसका प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हम लोग इसको घुमाते हैं उसके ये जो लकड़ी का थोड़ा कुछ उसमें जाता है, वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। और कभी भी तेल गर्म नहीं निकलता, लकड़ी होने से गर्म नहीं होता, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर में निकलता है। एक बार लकड़ी गर्म हो गई, ऑयल गर्म हो गया तो उसका चला गया। और हम लोग 80% निकालते हैं, 20% छोड़ देते हैं। आपको हिंदी निकलेगा तो उस पर 20% आपको ऑयल मिलेगा। ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಾಗಿ ಮರ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये जो बेल घूमती है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। अगर आप वो जो बोरी का